अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हम कोर्स डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइनेंस। क्योंकि अक्सर बच्चों को फाइनेंस में काफ़ी मुश्किल आती है, लेकिन फाइनेंस इतना कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है जितना हवा बनाया हुआ ना लोगों ने, बहुत आसान सब्जेक्ट है। लेकिन हमें फाइनेंस की बेसिक्स से न्यूमेरिक की तरफ जाना है। ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे न्यूमेरिकल पहले पकड़ लेते हैं, उनको थ्योरी क्लियर ही नहीं होती। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी, बेसिक क्लियर नहीं है, हम आगे जाके करेंगे क्या? ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी थ्योरी क्लियर करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद न्यूमेरिक स्टार्ट करेंगे। आज सारे मैं थ्योरेटिकल पोर्शन आपको करा दूंगा और कल से हम इसके न्यूमेरिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके। चलें, अब लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनेंस होती क्या है? मनी को मैनेज करने की साइंस, उसको फाइनेंस कहते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी इज नोन एज फाइनेंस। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर दूसरा बंदा, बल्कि हर बंदा फाइनेंशियल मैनेजर है। हर बंदा अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है कि उसने मनी को कैसे मैनेज करना है, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स अपनी कैसे पूरी करनी है। ये हर बंदा काम कर रहा है। ठीक है। तो हर बंदा ही फाइनेंशियल मैनेजर है। फाइनेंस की आगे से चार टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आती है पब्लिक फाइनेंस। ऐसी फाइनेंस जो कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में करते हैं ताकि गवर्नमेंट लेवल पे मनी की मैनेजमेंट हो सके, जिसके अंदर हम लोग इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और क्या नाम है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो सब बनाते हैं। तो ये पब्लिक फाइनेंस के अंदर आती है, जो कि पूरे के पूरे गवर्नमेंट या पूरे के पूरे मुल्क से रिलेटेड हो, तो वो पब्लिक फाइनेंस के अंदर आएगी। पर्सनल फाइनेंस, नाम से पता चल रहा है एक बंदे की, एक अप घर की अपनी जो जाती हाउस होल्ड के खर्चे हैं। ठीक है, कि वो कैसे अपना खर्चा निकाले, किचन अपना कैसे चलाए, ये पर्सनल फाइनेंस है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस ये भी होती तो इंडिविजुअल लेवल की है, लेकिन इसमें हम लोग ये देखते हैं कि आज हम क्या अपना पोर्शन ऑफ मनी इन्वेस्ट करेंगे ताकि इन फ्यूचर हमें उससे इतना रिटर्न्स आ सके। ठीक है। फिर आता है मैनेजेरियल फाइनेंस या कॉर्पोरेट फाइनेंस। बेसिकली अभी जो हम ब्रांच पढ़ रहे हैं वो मैनेजेरियल फाइनेंस है। ठीक है। मैनेजेरियल फाइनेंस होता है कि एक बिजनेस के सेटअप में, बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर कौन कौन से डिसीजन ले या कैसे कैसे डिसीजन ले, जिसकी बेस पे वो आगे जो है वो क्या नाम है, कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करे और उस इन्वेस्टमेंट से उसको अच्छा रिटर्न आए ताकि वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे सके। ठीक है। ओके। अब आप सबको पता है सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की क्या फॉर्म होती है? शॉर्ट फॉर्म सीएफओ। सीएफओ होता है जो कि फाइनेंस के सारी जो है वो चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। अब उसके रोल क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं? देखो मेरी बात सुनो। कंपनी ने आपसे पैसा पकड़ा। ठीक है। फॉर एग्जांपल की कंपनी जो है वो पेट्रोलियम कंपनी है, वो डीजल, पेट्रोल और ये जो मोबाइल होता है ये सारा कुछ बनाती है। कभी भी ये बात याद रखना, अगर कंपनी ने आपसे पैसा लिया ना, ठीक है, शेयर होल्डर से उसने पैसा लिया, कभी भी वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के लिए वो पैसा नहीं लगाएगी। वो किसी सेफ जगह इन्वेस्टमेंट भी करेगी, क्योंकि इस कंपनी ने ना सेकंड एक ऑप्शन रखा होता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट ना बिकी तो हम उस इन्वेस्टमेंट जहां हम कर रहे हैं, इन केस हम पे बुरा वक्त आता है तो हम इन्वेस्टमेंट को तोड़ेंगे और अपने जो जाती जरूरियात हैं कंपनी की उसको पूरा करेंगे। ठीक है। कंपनी ने साइड इन्वेस्टमेंट जरूर की होती है। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है ताकि उस इन्वेस्टमेंट पे उसको रिटर्न आए, मुश्किल वक्त में वो रिटर्न काम आ सके, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के काम आ सके, कंपनी का साइज इंक्रीज करने के काम आ सके। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जरूरी होते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो जाए, ठीक है, दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और कंपनी ज्यादा रिटर्न किस पे आएगा? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पे। जहां हम ज्यादा देर के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न हमें वहां से ज्यादा आता है। अगर हम लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गलत ले लिया, ठीक है, आपका सबसे पहला नुकसान क्या होगा? पैसा स्टक हो गया। पैसा स्टक हो गया, शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए थे, शेयर होल्डर के पैसे मर गए। ठीक है। शेयर होल्डर अपने शेयर भेजेंगे आपकी कंपनी को, कहेंगे टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, भाड़ में जाए कंपनी, क्योंकि आपकी कंपनी से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। दूसरा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो, किसी भी जो कंपनी होती है ना, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस जो होती हैं या स्टेटमेंट ऑफ जो होती है हमारी बैलेंस शीट, ठीक है, वो होती है असल में जिसके अंदर हम लोगों को पता चलता है कि हमारी फाइनेंसिंग हमें कैसे आ रही है। फाइनेंसिंग जो होती है ना, दो तरह से बनती है, डेट और इक्विटी। ठीक है। अगर सबने अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो सबको पता है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी जमा ऑनर इक्विटी। याद है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी जमा ऑनर इक्विटी। तो अगर
आप के जितने भी एसेट्स बने हैं, जो भी आपकी कंपनी खड़ी है ना, वो डेट और इक्विटी मिक्स पे है। इसलिए लाइबिलिटी साइड वाली जो होती है बैलेंस शीट की, उसके दो हिस्से होते हैं, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी, ठीक है, और ये मिक्स होती हैं। यही मिक्स होता है जिसके हमारा कैपिटल बनता है। फिर आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, अच्छा सॉरी, पिछला एक चीज रह गई, फाइनेंसिंग डिसीजन क्यों में क्या डिसीजन है कि हमने इक्विटी ज्यादा रखनी है कि डेट ज्यादा रखना है। इक्विटी ज्यादा रखेंगे तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो हमें वारा खाता है, या डेट ज्यादा रखेंगे तो उस पर हम इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, वो वारा खाता है। ये डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजर लेता है और फिर ऊपर बोर्ड को बताता है कि जी आप ये करें, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के अंदर डे टू डे ऑपरेशंस हम मैनेज करते हैं, ठीक है। ये ऐसा कैपिटल होता है जो कि हमारे छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए, जो अखराजात के लिए जो पैसे पड़े होते हैं, उनको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर एक एस्टिमेट लगाता है कि इस महीने या इस साल इतना वर्किंग कैपिटल लगेगा, बाकी सारा पैसा फालतू है, इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लगा दो या इससे कोई और चीज कर लो, ठीक है। तो ये केयरफुल जितने भी डिसीजन है ये फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी आपको पता है कि जी डिविडेंड देना होता है शेयर होल्डर को, ठीक है। अब डिविडेंड कब देना है, कितना देना है, सिर्फ प्रेफर को देना है, प्रेफर या कॉमन दोनों को देना है, या देना ही नहीं है, ये सारा कुछ, ये चारों की चारों जो चीजें हैं ना, वो कौन देखता है, फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये वही है जो उसके लॉन्ग टर्म डिसीजन मैंने एक एक को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम करंट एसेट्स को एफिशिएंटली जो है वो मैनेज करते हैं, कैश फ्लो को जो हमें चाहिए होता है पूरे पीरियड के दौरान, उस कैश फ्लो को इंश्योर करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने शॉर्ट टर्म गोल को मेट कर सकें। उसके बाद आता है बिजनेस ऑनरशिप। तीन तरह की ऑनरशिप होती है, सबको पता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है कि जब एक बंदे ने, ठीक है, बिजनेस चलाना हो, सारा कुछ उस एक बंदे ने करना हो, सारी जो वो क्या नाम है अपना फाइनेंसिंग है, काम है, उसकी लाइबिलिटी पे करनी है, जो कुछ है सारा एक बंदे के जिम्मे हो, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। पार्टनरशिप, जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर काम करें ताकि वो अपनी जो जरूरियात है उनको पूरा कर सकें और रिटर्न कमा सकें, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। फिर आता है कंपनी। कंपनी आपको पता है लार्ज लेवल स्केल एंटिटी होती है, और ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ ने क्रिएट किया होता है, इसकी अपनी कॉमन सील होती है, ठीक है। और क्या नाम है वो, क्या नाम है, और इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक जगह इन्वेस्टमेंट पूल करके उन सबको मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करें। अच्छा, अब जो जितनी टाइप्स मैंने ऊपर बताई हैं, सोल, उसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि फर्म या कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि अगर हमने किसी से 50,000 रुपया लिया, ठीक है, हम लोग सिर्फ उसको 20,000 वापस कर सकते हैं, बिजनेस बेच बाज के सिर्फ इतना ही पैसा बचा कि हम उसको 20,000 वापस कर सके हैं। तो हमारा जो उधार, जिसने हमसे उधार वापस लेना, वो कहेगा भाई फिटे मुंह तेरा अपना घर बेच, ठीक है, अपनी गाड़ी बेच, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच, लेकिन मुझे मेरा 50,000 पूरा करके दे। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी बिजनेस में जितना आपका शेयर था वो सारा जाने के बावजूद अगर आपका कर्जा रहता है तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, तो उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। और लिमिटेड लाइबिलिटी होता है कि जितना आपका बिजनेस में हिस्सा है ना वो गया, चाहे वो आपका उधार बाकी पड़ा है नहीं पड़ा, बस आपने उतना ही देना। फॉर एग्जाम्पल के 50,000 था, मैं 20,000 ही वापस कर सकता हूँ, और बिजनेस में क्योंकि मेरा 20,000 ही हिस्सा था, ठीक है, मेरा सारा हिस्सा चला गया। अब बेशक मेरा 30,000 ऊपर रहता है, लेकिन कोई मुझसे डिमांड नहीं करेगा, वो क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी ही लिमिटेड होती है, और ये कंपनी की एक खासियत है। फिर आता है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। फाइनेंस का मेजर गोल ये होता है कि उसने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो शॉर्ट टर्म गोल होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाता है। देखो, वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी कि अगर शेयर 10 रुपए का हमने खरीदा था, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, शेयर 20 का हो जाए, तो जब भी शेयर बिकेगा उसको 10 का फायदा ही होगा। दूसरा क्या, हम उसको डिविडेंड अच्छा दें, तो इन दोनों से क्या होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। उसके बाद आ गया आपके पास, अल्लाह भला करे, नेक्स्ट, सॉरी, एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम होती है जब शेयर होल्डर और मैनेजर की आपस में लगती है ना, उसको कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। एजेंसी में क्या होता है, क्योंकि ओवरऑल सारा कुछ तो मैनेजर मैनेज कर रहा होता है, शेयर होल्डर कहता है जी हमारी ये बात पूरी करो,
ऊपर से सीएफओ वगैरह कह रहे होते हैं जी नहीं हमने ऐसे चलना है, बीच में पिस मैनेजर रहा होता है, तो इनके दरमियान का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो एजेंसी प्रॉब्लम होती है। और इससे क्या होती है, हमें एजेंसी कॉस्ट पड़ती है। एजेंसी कॉस्ट क्यों पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा, शेयर होल्डर अपना शेयर जो है वो विड्रॉ कर लेंगे, वो चले जाएंगे, ठीक है, और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कम पड़ जाएगी जिससे कंपनी को नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी को चलाने का जो तरीका होता है ना, द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रनिंग द फर्म इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी जो होती है उसकी उसमें हम लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंपनी को रन करते हैं ताकि हमारी कंपनी जो है वो लीगली जो है वो मार्केट के अंदर सस्टेन कर सके और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कब अच्छी होगी, जब बोर्ड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करेगा, इंडिपेंडेंट बोर्ड डायरेक्टर्स होंगे, मतलब किसी से इन्फ्लुएंस ना हो रहे, उन पे कोई प्रेशर ना हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एथिकल कंसिडरेशंस के साथ चल रही हो, ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स को बराबर का हक मिले। अब स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में फर्क होता है। स्टेक होल्डर होते हैं वो बंदे जिनका कोई ना कोई स्टेक हो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, इसमें आपका क्रेडिटर, सप्लायर, बायर, सेलर, कस्टमर, कंपेटिटर, सारा कुछ है। और शेयर होल्डर सिर्फ शेयर होल्डर यानी जो आपके इन्वेस्टर होते हैं। तो कोई भी ऐसा बंदा जिसका कोई ना कोई स्टेक है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो स्टेक होल्डर होता है। तो हमने सबका इंटरेस्ट सोचना होता है, खाली शेयर होल्डर या खाली कंपनी या खाली मैनेजर का इंटरेस्ट नहीं सोचना, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास अगली जो चीज़ है, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। देखो मैंने अभी आपको पीछे अभी बताया है कि जी फाइनेंस जो मैनेजर होता है उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर पाए, ठीक है, जो कि कंपनी के भी काम आ सके और हम उससे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे सकें। लेकिन हम लोग किस चीज को देखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, हम क्या करते हैं, हमें तो मतलब कुछ इतनी चीजों का आइडिया नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि हम किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी जो कह लो वेल बीइंग या अवेलेबिलिटी देखते हैं या उसकी सस्टेनेबिलिटी देखते हैं कि क्या ये चल पाएगा, तब हम उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। हेरा फेरी है फिल्म का नाम या फिर हेरा फेरी है, मुझे अब डायरेक्ट नहीं पता, बहरहाल पार्ट यही है, हेरा फेरी है। अब पार्ट 1 है पार्ट 2 है मुझे नहीं पता। उसमें एक स्कीम होती है 10 दिन में पैसा डबल, इंस्टाग्राम पे रील भी चलती होगी। अब वो क्या करता है, वो सारा पैसा अपने दोस्तों का अपना लगा देता है, लेकिन वो सिर्फ सुनता है, उसको एनालाइज नहीं करता, उसको देखता नहीं, कहीं जांच पड़ताल नहीं करता, सिर्फ पैसा लगाता है और उसका पैसा डूब जाता है। फाइनेंस मैनेजर के सर पे भी बंदूक होती है कि अगर इसका हमारा पैसा गया तो इस बंदे के सर पे जाएगा, ठीक है। तो ये ना हो कि उस बंदे को हाथ धोना पड़ जाए। इससे वो सारे इन्वायरमेंट को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करके फिर बताता है कि जी आप इस चीज में इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। अब वो इन्वेस्ट कैसे करता है, इन्वेस्ट करने के लिए मतलब सॉरी इन्वेस्ट कह रहा हूं, वो एनालाइज कैसे करता है कि जी ये प्रोजेक्ट ठीक है ये प्रोजेक्ट गलत है। उसके लिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम लोगों के फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बायर और सेलर इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। इस मार्केट की 3 मेन पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी, डिमांडर ऑफ फंड, सप्लायर ऑफ फंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिमांडर ऑफ फंड जिसको पैसा चाहिए, सप्लायर ऑफ फंड जो पैसा लगाना चाह रहा है और उसको भी बदले में पैसा ही चाहिए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कह हैं कि जी हम लोग जरा हमें भी जरा पैसा मिल जाए, ठीक है, या हमें भी कोई पैसा लगाए, ठीक है। तो ये 3 मेजर जो है वो पार्टीज होती हैं इधर। फिर आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है कि जिसमें जो सिक्योरिटीज होती है ना वो डायरेक्टली हमें मिल जाती हैं। फॉर इन शॉर्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसी प्लेस जहां पे सिक्योरिटी सबसे पहली बार इशू, यानी शेयर अभी नया नया बना, नया नया कंपनी ने इशू किया, वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। सेकेंडरी मार्केट के नया नया शेयर बना, किसी ने खरीदा फिर आगे बेचा, फिर उसने आगे बेचा, यानी वो सेकंड हैंड हो गई ना, तो सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं, अब ये सारी पहले मैं बता रहा हूँ, ये वो पार्टीज हैं जो कि मदद करती हैं फाइनेंशियल मैनेजर को एनालाइज करने में कि वो किस चीज के किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगी। अब मैं क्योंकि हम लोग फाइनेंस मैनेजर ने कहाँ लगाना होता है पैसा, फाइनेंशियल मार्केट में, इसलिए मैंने बताया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक दुनिया का सबसे हाईली पेड प्रोफेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका लक चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ,
इसमें अंडर राइटर, फंड रेजिंग और आईपीओस, ये तीनों उसकी ना एग्जाम्पल कह लो या उसकी जो है वो ब्रांचेस कह लो, इन्वेस्टमेंट बैंक होती हैं, ये वैसे ही है। या इसके दूसरे नाम कह लोगे, ये वो है। ठीक है। आपको पता है कि कंपनी जब नए नए शेयर बनाती है, नई कंपनी है, फॉर एग्जांपल नेस्ले अभी नई नई खुली है, अब वैसे तो उसको 250-300 साल होने वाले, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अभी वो नई नई कंपनी बनी है। ठीक है, उसने शेयर बेचने हैं, अब वो अगर नई नई आई है, कौन एतमाद करेगा, कौन उसमें पैसा लगाएगा? तो एक बैंक आता है, ठीक है, कोई भी बैंक, एस्क्री हो गया, मिजान हो गया, कोई भी आता है, उसको कहता है कि भाई मैं तेरे सारे शेयर खरीदता हूँ, तू बता तूने कितने के बेचने हैं। नेस्ले कहता है जी मैंने 2 करोड़ के बेचने हैं। वो कहता है ठीक है, ये 2 करोड़ पकड़, ये शेयर मुझे दे दे। वो ले गया। लेकिन यहां पे इन्वेस्टमेंट बैंकर का खेल शुरू होता है। वो कहता है कि जी अब यहाँ उसकी किस्मत का खेल है। अगर तो एक शेयर जहां 10 रुपए का बिकना था, अब वो उसकी किस्मत है, वो एक शेयर 100 का बेचे, वो एक शेयर 110 का बेचे, या वो एक शेयर 5 का बेचे। इसको उसमें 100% प्रॉफिट भी हो सकता है, 200% लॉस भी हो सकता है, 200% प्रॉफिट भी हो सकता है। ये उसकी किस्मत है। ठीक है। अंडर राइटर या इन्वेस्टमेंट बैंकर करता क्या है? वो ये करता है कि जी आपने जितने का बेचना है ना, वो आपसे खरीद लेता है, फिर आगे उसको महंगा करके बेचता है। कोशिश तो ये होती है उसकी कि महंगा बिक जाए, और अक्सर वो बेच भी देते हैं। तभी इन्वेस्टमेंट बैंकर उसी चीज में पैसा लगाता है जहां भी उसको पता हो कि उसको रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ 3 लिखी हुई हैं, ठीक है, मेजरली होती 5 है, वो स्लाइड मेरे ख्याल से मिस हो गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 तरह की होती हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट वो होती है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। बैलेंस शीट में एसेट, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम लोग अभी 7 सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कैश के फ्लो को रिकॉर्ड देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती है, ये तुम लोगों ने बनाई हुई है, CDAAY वाली। ठीक है, जिसके अंदर हम रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग में नेट प्रॉफिट ऐड करके, ड्राइंग माइनस करके वो रिटेन्ड अर्निंग एंडिंग निकालते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती है। और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम हर एक की डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो होती है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन होते हैं? हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स क्या होता है मैंने सब बताया हुआ है, जिसमें शेयर होल्डर, क्रेडिटर, सप्लायर, एम्प्लॉयर, क्या नाम, एम्प्लॉई, और जितने हमारे गवर्नमेंट क्रेडिटर्स वगैरह, ये सारे जो है हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इन लोग ये हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इन्होंने देखना है कि जी हम किस चीज में इन्वेस्ट करें, किस में ना करें, कंपनी की पोजीशन कैसे जा रही है, क्योंकि भाई इनका पैसा लगा हुआ है। इनका पैसा लगा हुआ है। अगर इनको क्या नाम है, हमसे कोई ना कोई काम है, तो हम ये देखना चाहेंगे ना, इन्होंने पैसा लगाया तो ये देखना चाहेंगे कि जी ये सही से काम कर रहे हैं, नहीं अभी साढ़ा पैसा डूब गया, असं कितने जावांगे। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद है कौन कौन से फाइनेंशियल एनालिसिस करती हैं, ठीक है, कंपनी। अब ये देखो, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर मैं जो हूँ, कंपनी की ये 5 स्टेटमेंट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको एनालाइज करूंगा। यानी मैं कंपनी ए हूँ, मैंने कंपनी बी में इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, मैं कंपनी ए का फाइनेंशियल मैनेजर हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 करोड़ आया। ठीक है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी कंपनी में ये पैसा लगाऊं, तो मैं उसकी 5 ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा जो मैंने बताई है। ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया कि कौन कौन ये जो है वो देखता है। दूसरा, कौन कौन से एनालिसिस परफॉर्म हो सकते हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जिसमें हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके फाइनल का पार्ट होगा जिसमें रेशियो एनालिसिस आपको सिखाएंगे। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है कि जी हम डाटा ओवर टाइम जो है उसको कंपेयर करते हैं, और वर्टिकल एनालिसिस होता है कि परसेंटेजेस निकालते हैं हम। ठीक है। अच्छा, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बता दिया क्या होता है। रेशियो एनालिसिस में हम लोग रेशियो निकालते हैं, रेशियो कैलकुलेट करके उसकी इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करके उसकी एनालिसिस करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। 2 तरह के कंपैरिजन होते हैं, इंटरनल कंपैरिजन और एक्सटर्नल कंपैरिजन। इंटरनल कंपैरिजन होते हैं जब हम लोग अपनी ही जो परफॉर्मेंस है उसको पिछले ईयर से कंपेयर करते हैं। और एक्सटर्नल कंपैरिजन होता है कि अपनी ही एक कंपनी की परफॉर्मेंस को किसी दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, तो वो एक्सटर्नल कंपैरिजन होते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो एज अ फाइनेंस मैनेजर कौन कौन से एनालिसिस यूज कर सकता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। इन एनालिसिस की बेस पे वो देखता है अच्छा ये रिजल्ट्स हैं इन एनालिसिस के, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप ऑफ एनालिसिस होता है। तो ये आज का लेक्चर मुकम्मल। थैंक यू।